आज की इस गहन चर्चा की एक बहुत ही उत्साहपूर्ण और ऊर्जावान शुरुआत करते हैं। आज हमारा विषय है मार्च 2026 का मिडल ईस्ट संकट। हाँ, और ये विषय सच में बहुत ही जटिल है। बिल्कुल, और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जो हमारे पास ढेरों सोर्सेज है ना, उनके पन्नों से सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां निकाल सकें, ताकि इस उलझे हुए विषय की एक पूरी और स्पष्ट समझ मिल सके। सही कहा। हमारे पास ISW की मिलिट्री रिपोर्ट्स हैं, सोसाइटी एंड डिप्लोमेटिक रिव्यू का जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है, वर्ल्ड बैंक का डेटा और द गार्जियन की इकोनॉमिक रिपोर्टिंग भी है। हाँ, और उसके साथ ही यूके प्राइम मिनिस्टर की स्पीच और IRC की यमन पर एक बहुत ही गंभीर ह्यूमैनिटेरियन रिपोर्ट भी मौजूद है। अगर मैं अपने शांत और थोड़े विश्लेषणात्मक स्वर में कहूँ तो यहाँ सिर्फ एक युद्ध नहीं चल रहा है, बल्कि मिलिट्री, इकोनॉमिक्स और एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी का एक पूरा जाल बुन गया है। चलिए इस सब को एक एक करके खोलते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी निर्देश। हाँ, न्यूट्रलिटी डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एकदम स्पष्ट शब्दों में बता दें कि इस चर्चा में लेफ्ट विंग या राइट विंग जैसी कई राजनीतिक बातें शामिल हैं। पर हम यहाँ किसी भी पक्ष या विचारधारा का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हमारा काम सिर्फ दिए गए स्रोतों में लिखी बातों को पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से सामने रखना है, ताकि कोई बायस या पूर्वाग्रह न रहे। तो आते हैं 28 फरवरी 2026 के उस दिन पर, एक ऐसी तारीख जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। हाँ, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया। यूएस ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा और वहीं इजराइल ने इसे ऑपरेशन रोरिंग लायन का नाम दिया। ISW की रिपोर्ट से एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट निकलकर सामने आता है। वो खामनेई वाला फैक्ट ना? हाँ, इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई और लगभग 49 शीर्ष नेताओं की जान चली गई। अब यहाँ पर क्यों पर रोशनी डालना जरूरी है। मतलब इसे सिर्फ एक आम मिलिट्री स्ट्राइक क्यों नहीं कहा जा रहा? हाँ, क्योंकि मिलिट्री टर्म्स में इसे कुछ और कहते हैं। बिल्कुल, इसे फंक्शनल डिकैपिटेशन कहा जा रहा है, यानी कार्यात्मक रूप से शीर्ष काट देना, जिसका मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं था। नहीं, इसका मुख्य मकसद ईरान की बदला लेने की क्षमता को ही जड़ से खत्म करना था। और इसके लिए उन्होंने सटीक टारगेट्स चुने। हाँ, नजफाबाद और यज़्द के मिसाइल बेस और बंदर अब्बास में कुर्दिस्तान नाम के नेवल शिप पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया गया। अगर इसे एक रियल वर्ल्ड उदाहरण से समझें तो ये कुछ वैसे ही है जैसे एक चलती गाड़ी का इंजन अचानक निकाल दिया जाए, और वो भी तब जब गाड़ी पहले से ही आग की लपटों में घिरी हो। सही पकड़ा आपने, क्योंकि ईरान पहले से ही अंदरूनी संकट से जूझ रहा था। इस गाड़ी में लगी आग वाले उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। सोसाइटी एंड डिप्लोमेटिक रिव्यू का डेटा दिखाता है कि वहाँ विंटर अपराइजिंग यानी सर्दियों का विद्रोह पहले से चल रहा था। आर्थिक हालात बहुत खराब थे वहाँ के। हाँ, ईरान पहले से ही आर्थिक रूप से टूट चुका था। इन्फ्लेशन या महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि एक $1 की कीमत 1.75 मिलियन रियाल हो गई थी। बाप रे। और खाने की कीमतें सिर्फ एक महीने में 70% बढ़ गई थी। और जनवरी 2026 में हुए हिंसक प्रदर्शनों में 6 से 7 हजार नागरिक मारे गए थे। तो ऐसे में जब लीडरशिप चली गई तो भविष्य क्या होगा? इसके लिए सोसाइटी एंड डिप्लोमेटिक रिव्यू ने 3 रास्ते बताए हैं। पहला है गैरिसन स्टेट, यानी जहां मिलिट्री जुंटा का राज हो। और दूसरा है बैल्कनाइजेशन, जिसका मतलब है सीरिया जैसा विभाजन, देश का अलग अलग गुटों में टूट जाना, जो कि पूरे क्षेत्र के लिए बहुत खतरनाक स्थिति होगी। बिल्कुल। और तीसरा रास्ता है मैनेज्ड डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन का, यानी एक व्यवस्थित लोकतांत्रिक बदलाव। हाँ, पर इस माहौल में वो सबसे मुश्किल और नामुमकिन सा लगता है। चलिए, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बदला तो लिया जाना था। एकदम सही। ईरान ऐसे शांत बैठने वालों में से तो था नहीं। तो इस बार ईरान ने बदला लेने के लिए क्या किया? एनालिसिस बताता है कि इस बार ईरान ने अपने पुराने तरीके यानी प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे वो पहले हिजबुल्लाह या हुती विद्रोहियों का करते थे। हाँ, इस बार उन्होंने सीधे तौर पर GCC यानी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल देशों पर हमला किया। इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 कहा गया। मैं इसके टारगेट्स की लिस्ट देख रहा था, वो सच में चौंकाने वाले थे। ड्रोन और मिसाइलों के टारगेट्स। हाँ, उन्होंने सीधे इकोनॉमी और वेस्टर्न हितों को निशाना बनाया। UAE में दुबई का जबल अली पावर स्टेशन, सऊदी अरब में रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी, जो कि उनकी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। बिल्कुल। और बहरीन में US नेवी के 5वें बेड़े का बेस, साथ ही कतर के एनर्जी मार्केट्स भी उनके निशाने पर थे। इन सब के बीच युद्ध के माहौल, या जिसे हम फॉग ऑफ वॉर कहते हैं, उसका एक चौंकाने वाला उदाहरण सामने आता है। वो कुवैत वाला किस्सा। हाँ,
कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने घबराहट में गलती से अमेरिका के ही 3 F-15E फाइटर जेट्स को मार गिराया। हालांकि पायलट्स बच गए थे जहां तक मुझे याद है। हाँ, पायलट सुरक्षित बच गए, पर ये दिखाता है कि मल्टीनेशनल डिफेंस कितना जटिल होता है। और इस क्षेत्रीय संकट का असर सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहा। लेबनान की तरफ भी भारी हलचल हुई। हाँ, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया और बदले में IDF ने बेरूत में स्ट्राइक्स करके हुसैन मकेल्द और मोहम्मद राज जैसे बड़े नेताओं को मार गिराया। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इस आग की लपटें यूरोप की कूटनीति तक भी पहुंची। हाँ, 5 मार्च को यूके प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हुई थी। और ये स्पीच इस पूरी स्थिति को समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यूके ने शुरुआती स्ट्राइक्स में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वे बातचीत या नेगोशिएटेड सेटलमेंट चाहते थे। पर जब ईरान ने उन 10 देशों पर हमला किया जहां यूके के लोग और सेना मौजूद थी, तब यूके को मजबूरी में अपने टाइफून जेट्स कतर भेजने पड़े और वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर्स साइप्रस से डिप्लॉय करने पड़े। यूके का मुख्य उद्देश्य यहाँ युद्ध लड़ना नहीं, बल्कि अपने 1,40,000 नागरिकों को बाहर निकालना है, जिसमें से लगभग 4,000 लोग UAE से वापस लाए जा चुके हैं। आर्थिक असर की बात करें तो द गार्डियन की रिपोर्टिंग सच में डराती है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 3.3% बढ़कर $84 प्रति बैरल हो गया। और यूके और यूरोप में गैस के दाम आसमान छूने लगे हैं। कतर ने भी तो LNG एक्सपोर्ट्स पर फोर्स मेजोर लगा दिया है ना। हाँ, और साथ ही चीन ने फ्यूल एक्सपोर्ट्स रोक दिए हैं। पर इन सब आर्थिक परेशानियों के बीच एक बहुत ही बड़ा आहा मोमेंट है इस रिपोर्ट में। वो स्टॉक मार्केट्स वाला विरोधाभास ना। हाँ, इतने बड़े युद्ध और संकट के बावजूद एशियन स्टॉक मार्केट्स नीचे जाने की बजाय ऊपर क्यों जा रहे हैं? ये सच में बड़ा सवाल है। साउथ कोरिया का कॉस्पी 10% और जापान का निक्की 1.9% ऊपर गया है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसे समझने के लिए हमें अमेरिकन डेटा देखना होगा। अमेरिकन डेटा और AI इन्वेस्टमेंट्स मार्केट्स को मजबूती से संभाले हुए हैं। मतलब आर्थिक मार्केट्स ने खुद को इस युद्ध से अलग कर लिया है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि ईरान की मिलिट्री क्षमता अब तेजी से खत्म हो रही है, इसलिए मार्केट में कोई पैनिक नहीं है। एकदम सही, पर ये तो बाजार की दुनिया है। हाँ, अब चर्चा को उस तरफ मोड़ते हैं जिसे शायद अभी पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। एक ऐसी सच्चाई जो सबसे ज्यादा दर्दनाक है। ये वर्ल्ड बैंक और IRC की रिपोर्ट्स की तरफ इशारा है ना? बिल्कुल। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट रेड सी शिपिंग संकट का जिक्र करती है। ये आंकड़े देखिए, स्वेज नहर और बाब अल मंडेब में जहाजों का ट्रैफिक 75% तक गिर गया है। जहाजों को अब पूरा केप ऑफ गुड होप से घूमकर जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रैवल टाइम 45% बढ़ गया है। और दूरी भी तो 48% बढ़ गई है। इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। हाँ, एनवायरनमेंट पर इसका असर भयानक है। ऑयल स्लिक्स में 115% की वृद्धि हुई है। इसे अगर हम विजुअलाइज करें तो बहरीन देश के आकार से 10 गुना बड़ा हिस्सा तेल से ढक गया है समुद्र में। और समुद्र के अंदर बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स कटने से 25% इंटरनेट ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। ये सब आंकड़े एक तरफ, लेकिन IRC की यमन रिपोर्ट के हवाले से एक बेहद दर्दनाक सच्चाई भी सामने आती है। मानवीय संकट सच में दिल दहलाने वाला है। 18 मिलियन लोग फूड इनसिक्योरिटी यानी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ युद्ध नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन फंडिंग में भारी कटौती है। फंड्स आने कम हो गए। हाँ, 25% से भी कम फंडेड है इस वक्त के राहत प्रोग्राम्स। मेरे पास इसका एक याद रखने लायक उदाहरण है, आयशा और उसके 1 साल के बेटे अहमद की कहानी। वो गंभीर कुपोषण वाली कहानी। हाँ, अहमद सिवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन से ठीक हो रहा था, लेकिन फंडिंग रुकने से उसे RUTF मिलना बंद हो गया। RUTF यानी रेडी टू यूज थेराप्यूटिक फूड, जो ऐसे बच्चों के लिए जान बचाने की दवा का काम करता है। इसके बिना उसकी हालत फिर बिगड़ सकती है। और ये सिर्फ एक अहमद की बात नहीं है, ऐसे लाखों बच्चे हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति को टालने के लिए अभी इमरजेंसी फंडिंग और सर्वेलांस सिस्टम्स की तुरंत जरूरत है, वरना वहाँ भुखमरी या फेमीन जैसी हालत आ जाएगी। बिल्कुल। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? ये आंकड़े, ये रिपोर्ट्स आखिर हमें क्या बताते हैं? पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो एक मिलिट्री स्ट्राइक ने न सिर्फ एक देश का नेतृत्व बदला है, बल्कि ग्लोबल शिपिंग, एनर्जी मार्केट्स और लाखों लोगों की जिंदगियों पर गहरा असर डाला है। और इस सब की रेलेवेंस हर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। हाँ, हमें लगता होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत दूर हो रहा है, लेकिन पेट्रोल के दाम, इंटरनेट की स्पीड और सप्लाई चेन की रुकावटें
यही दिखाते हैं कि दुनिया कितनी जुड़ी हुई है। एकदम सही बात है। इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद एक नया और सोचने पर मजबूर कर देने वाला आखिरी सवाल जरूर उठता है। वो सप्लाई चेन और रेड सी रूट वाला सवाल ना? हाँ, अगर ग्लोबल सप्लाई चेन्स और आर्थिक मार्केट्स बिना रेड सी रूट और बिना किसी सेंट्रलाइज्ड ईरानियन स्टेट के चलना सीख लेते हैं, तो क्या आने वाले दशकों में मिडिल ईस्ट के इस पूरे क्षेत्र का जियोपॉलिटिकल महत्व ही खत्म हो जाएगा? क्या दुनिया सिर्फ अपना रास्ता बदलकर आगे बढ़ जाएगी और इन लोकल आबादियों को उनके हाल पर अकेला छोड़ देगी? ये सच में एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है। बिल्कुल। इन रिपोर्ट्स और आंकड़ों के आगे की तस्वीर समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस विषय पर और पढ़ें और खुद से और खोज करें।